कहानी की शुरुआत में हम एरिना को देखते हैं, जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती है। लेकिन पिछले कुछ समय से चारों तरफ से खबरें आ रही थीं कि पूरी दुनिया में एक अजीब और बेहद खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। एरिना की कंपनी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सभी एम्प्लॉय मास्क पहनकर ऑफिस आ रहे थे। एक दिन जब एरिना ऑफिस के वॉशरूम में जाती है तो वहाँ वो अपनी एक सहकर्मी को बेहोश हालत में पड़ी हुई देखती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। ये देखकर एरिना समझ जाती है कि ये लड़की नई इन्फेक्शन की चपेट में आ चुकी है। अब ये इन्फेक्शन कहीं उसे खुद न हो जाए, इसी डर से वो तुरंत अपना सामान उठाती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। असल में कुछ समय पहले ही एरिना का अपने पति से डिवोर्स हो चुका था और अब वो अपने इकलौते बेटे एंटन के साथ रहती है। रास्ते में एरिना को याद आता है कि आज सुबह जब वो अपने बेटे एंटन और अपनी माँ के साथ पास के पार्क में गई थी, वहाँ भी एक आदमी इन्फेक्टेड हालत में पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ टीवी न्यूज में भी बताया जा रहा था कि ये नई इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि एक बार कोई इसकी चपेट में आ जाए तो सिर्फ 2 दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली है। सरकार लगातार लोगों को सावधान कर रही है कि अब से सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर ही रहें। जिन लोगों की आंखें सफेद हो चुकी हैं, उनसे दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि आंखों का सफेद हो जाना इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है। सरकार ने पूरे शहर को चारों तरफ से मिलिट्री से ब्लॉक कर दिया है ताकि कोई भी इंसान बाहर न निकल सके। ये सब देखकर एरिना भी समझ जाती है कि बाहर के हालात बहुत जल्द और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। इसलिए वो अपने ऑफिस से सीधे अपने बेटे के स्कूल की तरफ जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसके बेटे के स्कूल को मिलिट्री पहले ही चारों तरफ से घेर चुकी है। अब किसी भी पेरेंट्स को स्कूल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। असल में आज स्कूल के कई बच्चों में इन्फेक्शन पाया गया था। इसी डर की वजह से मिलिट्री ने सभी बच्चों को स्कूल के अंदर ही बंद कर दिया था। जितने भी इन्फेक्टेड बच्चे थे उन्हें बाहर ले जाया जा रहा था। बाहर खड़े माता पिता के जोरदार विरोध के बावजूद भी मिलिट्री किसी को उनके बच्चे सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एरिना अपनी समझदारी से काम लेती है और अपने बेटे एंटन से कहती है कि वो स्कूल की बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में आ जाए ताकि वो उसे वहां से बाहर निकाल सके। हालांकि मिलिट्री ने स्कूल की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे, फिर भी एरिना नीचे की एक खिड़की का शीशा तोड़कर अपने बेटे को बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ शहर की सरहदों को भी मिलिट्री ने पूरी तरह सील कर दिया था। अब न कोई बाहर जा सकता था और न ही कोई शहर के अंदर आ सकता था। सिर्फ सरकार की खाने पीने की सप्लाई वाली गाड़ियों को ही आने जाने की परमिशन दी जा रही थी। चेक पोस्ट पर बहुत से लोग विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके फैमिली शहर के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद इन्फेक्शन फैलने के डर से आर्मी किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही थी। इन लोगों के बीच एक आदमी भी था जिसका नाम सर्गेई था। असल में सर्गेई ही एरिना का एक्स हस्बैंड है और एंटन का पिता भी। लेकिन इस वक्त उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि उसकी एक्स वाइफ एरिना और उसका बेटा एंटन शहर के अंदर फंसे हुए हैं। वो उन्हें बाहर निकालने के लिए शहर में घुसना चाहता है, लेकिन बाकी लोगों की तरह आर्मी उसे भी मना कर देती है। मजबूर होकर सर्गेई को वापस लौटना पड़ता है। यहाँ सर्गेई का घर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ वो अपनी मौजूदा पत्नी एना, बेटी नीना और बेटे मिशा के साथ रहता है। रात के वक्त जब सर्गेई अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है, तभी अचानक उसे घर में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि कोई चोर घुस आया है, लेकिन असल में वो उसका पिता बोरिस होता है। बोरिस पहले आर्मी में काम कर चुका होता है। वो आकर अपने बेटे सर्गेई और बहू एना को समझाने लगता है कि उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो कोई मामूली बीमारी नहीं है, बल्कि ये खतरा बहुत जल्द पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी और किसी के पास भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा। इसके बाद चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, जब सरकार गिर जाएगी और कोई कानून नहीं बचेगा, तब ऐसे भी किसी काम के नहीं रहेंगे। बोरिस ये भी कहता है कि भले ही उनका गांव शहर से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर हालात और बिगड़े तो लोग यहाँ भी लूटपाट करने आ सकते हैं। इसलिए अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा और किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ आबादी बहुत कम हो। सर्गेई बताता है कि उसकी एक्स वाइफ एरिना और उसका बेटा एंटन अभी भी शहर के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए वो सबसे पहले उन्हें लेने जा रहा है। वो बोरिस से कहता है कि अगर वो सुबह तक वापस नहीं आता तो बोरिस उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाए। इतना कहने के बाद सर्गेई वहाँ से रवाना हो जाता है। सर्गेई के जाने के कुछ ही समय बाद बोरिस नोटिस करता है कि एक गाड़ी में कुछ लोग आसपास के घरों में घुसकर चोरी कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में वो चोर उनके घर में भी घुस आते हैं। पहले लियोन को लगता है कि शायद वो लोग आर्मी के हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ये लोग हालात का फायदा उठाकर अमीर लोगों के घरों में लूटपाट कर रहे हैं। इस वक्त घर के अंदर लियोन
लियोन की पत्नी मेरिना और उसकी पहली पत्नी की बेटी पोलिना मौजूद होती है। चोर लियोन पर हमला कर देते हैं और उसकी पत्नी मेरिना को पकड़ने लगते हैं। उस समय मेरिना 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है। इससे पहले कि वो लोग उनके साथ कुछ गलत कर पाते, पोलिना पीछे से आकर एक आदमी के सिर पर वार करती है और उसे काबू में करने की कोशिश करती है। जब वो आदमी पोलिना की तरफ बढ़ता है तो पोलिना किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उसे मार देती है। बाकी चोर सर्गेई के घर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बोरिस अंदर से ही उन्हें चेतावनी देता है कि वो पहले आर्मी में रह चुका है और उसके बंदूक का निशाना कभी चूकता नहीं, इसलिए वो गलती से भी अंदर आने की कोशिश न करें। चोर बोरिस की चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। तब मजबूर होकर बोरिस उनके एक साथी को गोली मार देता है। ये देखकर बाकी चोर समझ जाते हैं कि बोरिस सच में बहुत खतरनाक इंसान है। वो अपने मरे हुए साथी की लाश उठाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। इस तरह लियोन और उसका पूरा फैमिली वहां से सेफली बच जाता है। अब सभी मिलकर फैसला करते हैं कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा और सर्गेई का इंतजार करना होगा, जो मेन शहर में अपनी एक्स वाइफ एरिना और अपने बेटे एंटन को लेने गया है। दूसरी तरफ शहर के अंदर इस वक्त चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। एरिना अपने अपार्टमेंट से बाहर झांक कर देखती है तो हर तरफ लोगों की मौत हो रही होती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं कोई उसके घर में जबरदस्ती घुस न आए। तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। एरिना देखती है कि बाहर उसकी माँ खड़ी है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो डर जाती है क्योंकि उसकी माँ भी तब तक इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। एरिना तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। बाहर से उसकी माँ रोते रोते अंदर आने की गुहार लगाती रहती है, लेकिन एरिना जानती थी कि अगर उसने अपनी माँ को अंदर आने दिया तो वो खुद और उसका बेटा एंटन दोनों इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उसे सुबह की वो बात याद आ जाती है जब पार्क में एक आदमी गिर पड़ा था और सबसे पहले उसकी माँ ने ही उसे छुआ था। उसी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। एरिना डरते डरते दरवाजा खोलती है, लेकिन इस बार सामने उसका एक्स हस्बैंड सर्गेई खड़ा होता है जो उन्हें बचाने आया था। सर्गेई को देखते ही एरिना रो पड़ती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने अपने पुराने फैमिली को नहीं बुलाया। सर्गेई एरिना को सब कुछ बताता है कि शुरुआत में आर्मी उसे शहर के अंदर घुसने नहीं दे रही थी, इसलिए वो सरकार की राशन सप्लाई वाले एक ट्रक में छिपकर आया और ट्रक के ड्राइवर को भारी रिश्वत दी। इसके बाद वो जल्दी से एरिना और एंटन को लेकर उसी ट्रक से वापस बाहर निकलने लगा है, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि ट्रक के आसपास की सारी चीजें लोगों ने लूट ली हैं। चोरों ने ट्रक के ड्राइवर को भी मार दिया होता है। मजबूरी में सर्गेई ड्राइवर की लाश नीचे फेंक देता है और खुद ही ट्रक चलाने लगा है। इसी दौरान चोर ट्रक की आवाज सुन लेते हैं। सर्गेई किसी तरह उनसे बचते हुए आखिरकार शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ बोरिस और उसका पूरा फैमिली बाहर निकलने से पहले खाने और पानी का इंतजाम कर चुका होता है। इसी बीच सर्गेई की मौजूदा पत्नी एना शिकायत करती है कि सर्गेई को अपनी एक्स वाइफ एरिना और एंटन को बचाने नहीं जाना चाहिए था। अब वो उसकी फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी सर्गेई ने अपनी पुरानी फैमिली के लिए सबको खतरे में डाल दिया। तभी दूर से उन्हें एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। वो सर्गेई ही होता है जो एरिना और एंटन को सेफली बाहर ले आया होता है। हालांकि सर्गेई की दोनों पत्नियों के बीच माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है क्योंकि एक उसकी एक्स वाइफ है और दूसरी उसकी मौजूदा वाइफ। तभी मिशा बताता है कि दूर से और भी गाड़ियां उनकी तरफ आ रही हैं। सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा होकर मदद मांग रहा होता है क्योंकि उसकी गाड़ी में उसकी प्रेग्नेंट पत्नी भी मौजूद होती है। एना चाहती है कि उस आदमी और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को भी अपने साथ ले लिया जाए, लेकिन एरिना जो शहर के बेहद खराब हालात अपनी आंखों से देखकर आई थी, कहती है कि अब उन्हें सबसे पहले अपनी ही सर्वाइवल के बारे में सोचना होगा। लियोन भी यही कहता है कि वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सके। इसके बाद वो आदमी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर आगे चला जाता है। वहीं सब लोग अपना अपना सामान और सप्लाई लेकर 3 गाड़ियों में आगे बढ़ते हैं। पहली 2 गाड़ियों में सर्गेई का फैमिली होता है और आखिरी गाड़ी में लियोन की फैमिली। लेकिन बदकिस्मती से थोड़ी ही दूरी पर सर्गेई की गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है। अब उनकी गाड़ी को टो करके किसी गैस स्टेशन तक ले जाना जरूरी हो जाता है ताकि वहां से फिर से फ्यूल भरा जा सके। लियोन कहता है कि टो चेन तो उसके घर पर ही छूट गई है, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर उसे लेने जाएगा। लेकिन असल में लियोन बाकी सबसे झूठ बोल रहा होता है। सच ये था कि टो चेन उसकी गाड़ी में ही थी। वो सर्गेई के लिए रुकना नहीं चाहता था, इसलिए बहाना बनाकर रास्ता बदल लेता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद लियोन की पत्नी मेरिना जो प्रेग्नेंट थी कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है। लियोन गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक देता है। उस वक्त गाड़ी में सिर्फ लियोन की बेटी पोलिना बैठी होती है। तभी वो देखती है कि कई गाड़ियां उनकी तरफ तेजी से आ रही हैं। पोलिना समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ घंटे पहले उनके घर पर हमला किया था, यानी अब वो बदला लेने वापस आ चुके हैं। पोलिना खतरा भांपते ही तुरंत गाड़ी से उतर जाती है और थोड़ी दूर झाड़ियों में छिप जाती है। जल्द ही उसके पास उसके पिता लियोन और मेरिना भी पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि कैसे गैंग लीडर उनकी गाड़ी को पहचान लेता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि लियोन की फैमिली आसपास ही कहीं छिपी हुई है। गैंग लीडर अपने लोगों को उन्हें ढूंढने का ऑर्डर
ऑर्डर दे देता है। लियोन अब अपनी फैमिली के साथ बर्फ से ढके जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन पीछे से चोर उनके पैरों के निशान फॉलो करते रहते हैं। किसी तरह लियोन एक बिल्डिंग के नीचे छिपकर अपनी फैमिली को बचा लेता है। चोर पहले उनकी गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सर्गेई का फैमिली काफी देर से लियोन के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। इतने घंटे बीत जाने के बाद भी जब लियोन नहीं लौटा तो उन्हें शक होने लगता है कि उसने उनसे झूठ बोला था और अपनी फैमिली को लेकर भाग गया है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि लियोन की फैमिली सामने से नहीं बल्कि उल्टी दिशा से पैदल आती हुई दिखाई देती है। सर्गेई समझ जाता है कि उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। लियोन उन्हें छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। लियोन रोते हुए उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है और माफी मांगता है, क्योंकि अब उसके पास कोई गाड़ी नहीं बची थी। अगर सर्गेई चाहता तो वो उन्हें वहीं छोड़ सकता था, लेकिन इसके बावजूद सब लोग किसी तरह एक ही गाड़ी में एडजस्ट होकर पास के गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ गैस स्टेशन का नजारा और भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग भी जान बचाकर भाग रहे थे। हर कोई जल्दी जल्दी तेल भरवाना चाहता था। सर्गेई लियोन की फैमिली से कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ तक लिफ्ट दे दी है, अब आगे तुम्हें अपने लिए गाड़ी का इंतजाम खुद ही करना होगा। इसके बाद लियोन आसपास घूम घूम कर दूसरी फैमिलियों से लिफ्ट मांगने लगा है, ताकि वो उसकी फैमिली को यहाँ से बाहर निकाल दें। इसके लिए वो बहुत सारे पैसे देने को भी तैयार था, लेकिन फिर भी कोई उनकी मदद नहीं करता। सबको इन्फेक्शन का डर सता रहा था। इसी बीच एक औरत खांस रहे एक आदमी की तरफ इशारा करके चिल्लाती है कि वो इन्फेक्टेड है। वो आदमी पहले जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लोग डर जाते हैं और घबराहट में एक आदमी उसे चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद डर के मारे बाकी लोग भी अपनी अपनी गाड़ियां लेकर गैस स्टेशन छोड़कर भागने लगते हैं। वहां सिर्फ लियोन और उसका फैमिली ही रह जाते हैं। वहीं सर्गेई भी अपने फैमिली के साथ बिना तेल भरे ही वहां से निकल जाता है। पोलिना अपने पिता लियोन से कहती है कि वो उस मरे हुए आदमी की गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी इन्फेक्शन का खतरा था, क्योंकि उसी गाड़ी में वो इन्फेक्टेड आदमी आया था। तभी लियोन की नजर गैस स्टेशन के एक कर्मचारी पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, ताकि वो उन्हें इस ठंडी रात में सिर छुपाने के लिए अंदर रहने की जगह दे दे। आखिरकार वो आदमी इसके लिए मान जाता है। लियोन देखता है कि अंदर वो आदमी अपने लिए बहुत सारा खाना और गैस जमा करके रखे हुए है, जिससे वो कई महीनों तक आराम से सरवाइव कर सकता है। लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं होती। वो पॉलिना का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। जब लियोन इसका विरोध करता है तो वो आदमी बंदूक निकाल लेता है और लियोन की फैमिली को फिर से बाहर निकाल देता है। अब मेरिना और पॉलिना दोनों रोने लगती हैं, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी। बाहर ठंड में रहने का मतलब सीधा मौत था। तभी उन्हें सर्गेई लौटा हुआ दिखाई देता है। वो बताता है कि उनके जाने के बाद उसे लगा कि वो लियोन की फैमिली को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सका, इसलिए वो रास्ते से ही वापस आ गया। लियोन उनका शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि आगे से वो कभी उन्हें धोखा नहीं देगा। वो उन्हें बताता है कि अंदर उसने बहुत सारा खाना, पानी और डीजल देखा है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो कर्मचारी एकदम शैतान है, जिसने उसकी बेटी पर गलत नजर डाली थी, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। वैसे भी उन्हें सरवाइव करने के लिए गैस और खाना चाहिए ही था। इसी बहाने सर्गेई पैसों का लालच देकर उस आदमी को फंसा लेता है। उसी वक्त पीछे से बोरिस और लियोन अंदर घुसकर उसे काबू में कर लेते हैं। फिर वो लोग जल्दी जल्दी सारा खाना और गैस अपनी गाड़ियों में लोड करने लगते हैं, जो उस वक्त किसी खजाने से कम नहीं था। बाहर मेशा कंफर्म करता है कि वो मरा हुआ आदमी असल में इन्फेक्टेड नहीं था। लोग सिर्फ डर की वजह से उसे मार बैठे थे। मतलब उसकी गाड़ी अब सेफ है, इसलिए दोनों फैमिलियां वह गाड़ी लियोन को दे देती हैं और स्टोर का सारा खाना और गैस अपनी गाड़ियों में लौट करके अपनी यात्रा पर निकल पड़ती हैं। जाते समय बड़ों को बताया जाता है कि मेशा को एक ऐसी जगह पता है जहां कभी कोई इंसान नहीं आ पाएगा। उसने अपने लिए वहां एक केबिन बनाया हुआ है, जो एक सीक्रेट लेक के किनारे स्थित है। उस लेक के हजारों किलोमीटर दूर तक कोई गांव नहीं है, इसलिए वहां वे सभी आराम से रह सकते हैं। साथ ही लेक से मछली पकड़कर खाना भी बना सकते हैं। अब दोनों फैमिलियां उस लेक की तरफ निकल पड़ती हैं, जो अभी से बहुत दूर है। इस अपोकैलिप्स के बीच यही एकमात्र जगह है जहां वे इन्फेक्शन से सेफ रह सकते हैं। कुछ घंटों की लगातार ड्राइविंग के बाद वे आगे रास्ते में ब्लॉक पाते हैं। सभी नीचे उतरकर देखते हैं कि रास्ता एक फायर ट्रक से बंद है। उस ट्रक के ओनर शायद इन्फेक्टेड होकर मर चुके थे और अब उन्हें इसे रास्ते से हटाना होगा। ट्रक से शव निकालने के बाद सर्गेई उसकी सीट पर बैठकर ड्रैग को रास्ते से हटाने लगा है। जब वो ड्रैग को किनारे लगाकर वहां से निकल रहा होता है, उसकी नजर पीछे की सीट पर बैठे एक घायल आदमी पर पड़ती है। सर्गेई उसे चेक करता रहता है, शायद उसकी मदद की जरूरत पड़े। लेकिन अचानक वो आदमी सर्गेई के पेट में छुरा घोंप देता है। उसे बहुत गहरी चोट लगती है। उसकी फैमिली जल्दी से उसे गाड़ी में उठाकर आगे बढ़ती है, ताकि कहीं मदद मिले और उसका इलाज किया जा सके। कुछ दूरी पर वे एक छोटा सा गांव देखते हैं। वे सर्गेई को एक खाली घर में ले जाते हैं। वहां उसकी एक्स वाइफ एरिना और उसकी वर्तमान पत्नी एना दोनों किसी तरह आस पास के घर से घास ले आती हैं और
और सर्गेई के घाव पर बंधाई करती हैं। हालांकि वे पहले ही घास बांधना बंद कर चुकी थीं, लेकिन अब सवाल ये था कि इन्फेक्शन का क्या होगा। सर्गेई को वास्तव में एंटीबायोटिक की जरूरत थी। सर्गेई लगातार तेज बुखार में था। एरिना नोटिस करती है कि जब वो उसके पास था तब सर्गेई बुखार में अपने होश में भी उसकी ही नाम ले रहा था। इतना होने के बाद लियोन एक लोकल डॉक्टर ढूंढ लेता है। डॉक्टर सर्गेई को एंटीबायोटिक देने के लिए राजी हो जाता है बजाय गाड़ी की। सभी इस पर सहमत हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें खाने से भरी गाड़ी दे देता है। सर्गेई एंटीबायोटिक लेने के बाद आखिरकार थोड़ी बेहतर महसूस करने लगता है। सभी को लगता है कि अब वे अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका सारा खाना चोरी हो चुका है। वे समझते हैं कि इसे उनके ही पड़ोसी ने किया है, क्योंकि इस गांव में वही लोग अपने घरों में सेफ थे। बोरिस और एरिना पहले ही बंदूक लेकर उनके घर में घुसते हैं। वहां वे देखते हैं कि सारे इन्फेक्टेड लोग उनका खाना खा रहे हैं, मतलब अब उस खाने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। सभी खाली हाथ आगे बढ़ते हैं। वे पाबेल नाम के एक डॉक्टर को भी पाते हैं जो सर्गेई के घाव की जांच करता है और उसे और दवा देता है। पाबेल का चश्मा टूट चुका था, इसलिए एरिना अपने पति की मदद के लिए उसे अपनी एक कॉन्टैक्ट लेंस दे देती है। पाबेल बताता है कि एक डॉक्टर के तौर पर वह कई जगहों गया है और वहां के लोगों को जरूरी दवा पहुंचाता रहा है। वह बताता है कि जब वह पीछे के टाउन गया था तो कुछ चोरों ने उसका सामान छीन लिया और उसका चश्मा भी टूट गया, लेकिन पाबेल अब भी लोगों की मदद करने के लिए खतरे के बावजूद घूम रहा है। बचे हुए लोग पाबेल को अलविदा कहते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। थोड़ी दूर जाकर वे सड़क पर एक मेन ब्रिज को टूटा हुआ पाते हैं। सभी समझ जाते हैं कि इसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा है। इसका मतलब अब उन्हें लौटकर कोई और लंबा रास्ता लेना होगा। रास्ते पर वापस आते समय वे नोटिस करते हैं कि पाबेल जिस रास्ते से सर्गेई की मदद कर रहा था वहां अब गांव के लोग चोरी कर रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं कि महामारी फैलने के बाद सरकार उन्हें मरने के लिए छोड़ गई है, इसलिए वे अपने सर्वाइवल के लिए रास्ते से गुजर रहे लोगों को लूट रहे हैं। अब पूरा ग्रुप पाबेल को बचाने के लिए हवा में फायर करते हुए गांव के लोगों को भगा देता है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब वे बाहर पाबेल की मदद कर रहे थे तब पीछे से एक आदमी आया और गाड़ी में छोटे एंटन को उठाने की कोशिश की। डर के मारे एंटन गाड़ी से कूदकर छिप जाता है। दूसरी ओर पाबेल गांव के लोगों के हमले में घायल हो जाता है। उसका बहुत सारा खून बह रहा था, इसलिए सभी जल्दी से उसे गाड़ी में उठाकर वहां से निकल जाते हैं। जल्दी में वे यह ध्यान नहीं दे पाए कि छोटा एंटन पीछे रह गया है। एंटन डरते डरते जंगल की सड़क से चलता रहता है। काफी देर चलने के बाद वह एक गांव देखता है जो किसी अजीब वजह से बिल्कुल खाली पड़ा था। इससे एंटन जल्दी ही समझ जाता है कि कुछ गलत है। जैसे ही वह देखता है कि वहां मिलिट्री घुस गई है और नॉर्मल लोगों को जो इन्फेक्टेड नहीं थे मार रही है, एक सैनिक उसे देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। एंटन भागते भागते पास के एक खाली हॉस्पिटल में जाकर एक बेड के नीचे छिप जाता है। वहीं उस सैनिक ने उसे ढूंढ लिया और उसे गोली मारने ही वाला था कि पीछे से किसी ने सैनिक के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। असल में वह आदमी एक डॉक्टर था और उसने बताया कि अब मिलिट्री नॉर्मल लोगों को भी मार रही है। एंटन उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वो अपनी फैमिली से अलग हो गया। अब वह डॉक्टर एंटन को अपने साथ लेकर इस गांव से बाहर निकलने लगा है। चारों तरफ मिलिट्री फैली हुई थी। भागते भागते एंटन को चोट लग जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे पीछे नहीं छोड़ता और किसी तरह उसे अपने साथ लेकर एक सेफ जगह पहुंचाता है जहां उसका इलाज करता है। फिर वह एंटन को जंगल के बीच में स्थित एक छोटे कम्युनिटी में ले जाता है जहां आसपास के गांव वाले मिलिट्री के डर से छिपे हुए थे। डॉक्टर सबको समझाता है कि मिलिट्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि मिलिट्री ने उनके डेरे को ढूंढ लिया है। हालांकि पहले लाउडस्पीकर से मिलिट्री ने झूठा दावा किया था कि वो उनकी इन्फेक्शन का इलाज करने आए हैं और इसलिए सबको बाहर आने को कहा, लेकिन लोग पहले से ही सच जानते थे और सभी बेसमेंट में छिप गए। जो ऊपर रह गया था उसे सैनिक ने देख लिया और चूंकि आसपास कोई आम लोग नहीं थे, वो सोल्जर उसे गोली मारकर चला जाता है। ये देखकर लोग और भी गुस्से में आ जाते हैं कि मिलिट्री उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब वे सब मिलकर मिलिट्री से बदला लेने का निर्णय लेते हैं। एक मेंबर बताता है कि वो पहले सोवियत और सैनिक था और उसके पास अभी भी पुराने हथियार हैं। सभी मिलकर हथियारों के साथ मिलिट्री बेस पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं जिसे उनके रिटायर्ड सोल्जर लीड करेगा। दूसरी तरफ डॉक्टर एंटन को गांव के बाकी बच्चों के साथ एक गोदाम में छिपा देता है और फिर खुद बाकी लोगों के साथ उस मिलिट्री कैंप पर अटैक करने निकलता है। अगर वो उस कैंप से मिलिट्री को भगा देते हैं तो शायद मिलिट्री उनकी इलाके से चली जाएगी। जैसे ही सभी कैंप के पास पहुंचते हैं, वो अपने हथियारों को कपड़ों में छिपाकर झूठ बोलते हैं कि मिलिट्री के ऐलान के बाद ही वो यहाँ आए हैं। उन्हें पता था कि अंदर घुसकर ही वे सबसे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तभी डॉक्टर सर्गेई अपनी एक्स वाइफ एरिना को सोल्जर से लड़ते हुए देखता है जो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे थे। डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि ये लोग जरूर एंटन के माता पिता होंगे जिन्हें उसने अपने गांव से छिपाकर यहाँ लाया
था, लेकिन अब चलना होगा क्योंकि गांव के लोग मिलिट्री पर अटैक करने वाले हैं और डॉक्टर कभी एंटन के माता पिता को उनका लोकेशन नहीं बता पाएगा। एंटन के माता पिता यहाँ कैसे पहुंचे? उनकी स्टोरी वहां से देखी जा सकती है जब उन्होंने पाबेल के पास थोड़ी दूरी पर आकर उसका इलाज किया। तभी एरिना को समझ आता है कि उसका बेटा एंटन पीछे रह गया है। सभी तुरंत उस जगह वापस लौटे हैं जहाँ उनके गाँव के लोग मिलिट्री से लड़ रहे थे, लेकिन अब उनका बेटा आसपास कहीं भी नहीं था। एरिना बहुत बुरी तरह रो रही थी कि वो अपने अकेले बेटे का ध्यान नहीं रख पाई। तभी बोरिस ध्यान देता है कि सड़क के किनारे छोटे छोटे पैरों के निशान जंगल की तरफ जा रहे हैं। वे समझ जाते हैं कि ये निशान एंटन के ही होंगे। फिर पूरा ग्रुप उसके पैरों के निशान को फॉलो करता है और उस गांव में पहुंचता है जहां एंटन सबसे पहले गया था। लेकिन अब वहां कोई जिंदा नहीं बचा था, बल्कि वहां सैकड़ों खाली घर थे। एरिना और सरगेई रोते हुए वहां एंटन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये जानकर कुछ राहत मिलती है कि कहीं कोई बॉडी नहीं पाई गई। तभी ऊपर से मिलिट्री का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो नीचे पाम्फलेट गिरा रहा होता है कि वे छिपे हुए लोगों को बाहर आने के लिए बुला रहे हैं। सभी सोचते हैं कि शायद एंटन वहां गया होगा। ये सोचकर पूरा ग्रुप मिलिट्री बेस की तरफ जाता है और आसपास घूम घूम कर सबसे पूछता है कि क्या किसी ने छोटा एंटन देखा है। उसी समय उन्हें डॉक्टर दिखाई देता है जो दूसरे गांव से आया था, लेकिन डॉक्टर एंटन की लोकेशन बताने से पहले ही गांव के लोग सैनिक पर हमला कर देते हैं। इसे देखकर बाकी सामान्य लोग भी मिलिट्री पर झपट पड़ते हैं। इस पूरे माहौल में आखिरकार डॉक्टर सरगेई एरिना को उनके बेटे एंटन की लोकेशन बता देता है कि उसने उसे एक हॉस्पिटल में पाया है और अब वह पास के एक गांव में बाकी बच्चों के साथ छिपा हुआ है। सभी जल्दी जल्दी वहां पहुंचते हैं, लेकिन बाकी बच्चे उन्हें बताते हैं कि जब उन्होंने जाना कि जेंटन दूर शहर से आया है और उसका पिता सरगेई एक बहुत अमीर फैमिली से था, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और खुद को वहां से अलग कर लिया। एरिना इसे देखकर बहुत टूट जाती है क्योंकि उसे लगता था कि उसने एंटन को खोज लिया है, लेकिन अब उसका बच्चा कैसे सरवाइव करेगा। एरिना और सरगेई भारी बर्फबारी के बीच एंटन का नाम पुकारते हुए पूरे गांव में दौड़ते हैं और आखिरकार किस्मत से उन्हें एंटन एक पुराने बिल्डिंग में छिपा हुआ मिलता है। एरिना को अपना दुनिया फिर से मिल जाता है। अब पूरा ग्रुप अपने गंतव्य की तरफ जाने से पहले डॉक्टर से फिर मिलते हैं। सरगेई अपने बचे खुचे खाने में से उस डॉक्टर को खाने का तोहफा देता है जिसने ऐसी स्थिति में उनके बच्चे एंटन की जान बचाई और वे उसे विदाई देते हैं। सभी ग्रुप मेंबर फिर से सेफ जगह की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जो अब यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन अब भी उनके लिए एक बड़ा खतरा और इंतजार कर रहा था। सरगेई की वर्तमान पत्नी एना जो अपनी गाड़ी में थी अचानक खुद को अस्वस्थ महसूस करने लगी है। पता चलता है कि वो भी किसी तरह इन्फेक्टेड हो गई है। अब सरगेई मुश्किल में था क्योंकि वह एना को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी एक्स वाइफ एरिना और पड़ोसी लियोन कहते हैं कि अगर वे एना के पास रहेंगे तो वे भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और सभी मर जाएंगे, इसलिए उन्हें एना को यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन सरगेई अब अपनी पत्नी एना को पीछे नहीं छोड़ता और सब मिलकर यह फैसला करते हैं कि एना को एक अलग गाड़ी में रखा जाएगा। पीछे सरगेई और उनका बेटा मिशा दूसरी गाड़ी में होंगे ताकि बाकी मेंबर एना के संपर्क में न आए। सबसे पहले एना की गाड़ी चलती है, फिर सरगेई और मिशा की गाड़ी और उसके बाद बाकी सभी मेंबर। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद एना की तबीयत खराब हो जाती है और वह ड्राइव नहीं कर पाती। मिशा बताता है कि पास में उसने एक घर देखा था। सभी एना को उठाकर उस घर में ले जाते हैं। पहले बाकी ग्रुप मेंबर अंदर जाकर देखते हैं कि कहीं कोई पहले से तो नहीं है। सभी लाइट जलने के बावजूद अंदर कोई नहीं था। ग्रुप जल्दी से एना को एक अलग कमरे में ले जाकर आइसोलेट कर देता है ताकि उसकी इन्फेक्शन किसी और तक न पहुंचे। उनके साथ डॉक्टर पाबेल भी था जिसके पास कुछ बेसिक दवाइयां थीं, इसलिए उसने एना को अभी के लिए एंटीबायोटिक और ग्लूकोज देने का फैसला किया। सरगेई खुद अपनी जान जोखिम में डालकर एना को दवा देने ही वाला था, तभी पाबेल उसे रोक देता है। वह उसे अपनी हिस्ट्री बताता है कि जब शुरू में इन्फेक्शन फैला था तो उनके हॉस्पिटल में कई मरीज आए थे और उन्हें इलाज करते हुए हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर इन्फेक्टेड होकर मर गए थे। लेकिन पाबेल खुद कभी इन्फेक्टेड नहीं हुआ, बल्कि तब से ही वह जगह जगह घूमकर लोगों की मदद कर रहा था। इसलिए उसे लगता है कि शायद वह उस नए इन्फेक्शन से इम्यून हो गया है। उसके शरीर ने ऐसे एंटीबॉडी बना लिए हैं जिन पर इन्फेक्शन का असर नहीं पड़ता। वे बातें कर रहे थे कि तभी दूर से मैरिना की चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल उसने एक कमरे में कई लोगों की लाशें देखी और सब आसपास के सबूतों से समझ गए कि यह घर एक मिलिट्री ऑफिसर का था जो अपनी पूरी फैमिली के साथ इन्फेक्टेड हो गया था और इससे बचकर उसने एक आसान रास्ता चुना। सभी जल्दी से वह कमरा खाली कर देते हैं। अब उनकी समस्या और बढ़ गई है क्योंकि इन्फेक्टेड लोग इसी घर में थे। इसका मतलब अब अगर वे वहीं रहें तो खुद भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। दूसरी तरफ वे एना को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। सरगेई अपनी एक्स वाइफ एरिना और बेटे एंटन के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन वह अपनी वर्तमान पत्नी एना को पीछे छोड़ नहीं सकता। सरगेई चिंतित था क्योंकि एना का इन्फेक्शन से बचना मुश्किल था। वह कहता है कि इन्फेक्शन में किसी की मौत सिर्फ 3 दिनों में हो जाती है, इसलिए वे यहाँ 3 दिन तक एना के रिकवर होने का इंतजार करेंगे। शायद उसे कोई बीमारी हुई है। तो अब सभी मिलकर घर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्से में वो लोग रहेंगे जो अब तक एना के पास थे और जिन्हें इन्फेक्शन का डर हो सकता है। दूसरे हिस्से में वे
लोग होंगे जो एना के पास तक नहीं गए थे। पोलिना जानती है कि कल रात जब वह एना को खाना देने गई थी तब एना की आंखों का रंग बदल गया था। इसका मतलब उसकी इन्फेक्शन हो चुकी थी। लियोन कहता है कि वह अपनी प्रेग्नेंट पत्नी मरीना को इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं रख सकता, वह सिर्फ एक रात वहीं रुकेगा। दूसरी ओर मीशा, जो सर्गेई और एरिना का बेटा है, अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर दुखी हो जाता है। दरअसल मिशा बचपन से मानसिक रूप से अस्वस्थ था, लेकिन पोलिना के साथ दोस्ती होने के बाद उसे अच्छा लगने लगा है। सूरज उगते ही लियोन फैसला करता है कि वह अपनी फैमिली को इन्फेक्टेड एना के पास नहीं रहने देगा। वैसे भी उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी, इसीलिए वह बोरिस से लोकेशन लेकर कहता है कि वह अपनी फैमिली के साथ पहले अकेले वहीं जाएगा और उनकी आने की प्रतीक्षा करेगा। सर्गेई ये सुनकर और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि लियोन की फैमिली ने उनके कठिन समय में मदद की थी, फिर भी वे अपना असली रूप दिखा देते हैं। सर्गेई नशे में अपने पिता के पास जाकर कहता है कि उन्हें एरिना और एंटन के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। सर्गेई को लगता था कि सभी उसे छोड़ देंगे, लेकिन उसकी एक्स वाइफ एरिना उसके पास आती है और उसे संभालती है। वह भरोसा दिलाती है कि अगर एना को कुछ भी हो जाता है तब भी सर्गेई के पास उसकी दूसरी फैमिली है। दूसरी तरफ एना धीरे धीरे मरती जा रही थी और उसे बचाने के लिए पाबेल एक आखिरी ट्रिक इस्तेमाल करता है। उसके अपने खून में एंटीबॉडी है, वह इन्फेक्शन से इम्यून हो चुका था, इसलिए अब वह अपना खून निकालकर एना के शोर में इंजेक्ट कर देता है। शायद उसके एंटीबॉडी एना की इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। सभी पूरा दिन इसी चिंता में बिताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि आज एना की जिंदगी का आखिरी दिन है। सुबह मिशा डर के मारे अपनी माँ को देखने जाता है, जो बेहोश पड़ी थी। मिशा भारी मन के साथ फिर सबको बुरी खबर सुनाने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से उसे एना की आवाज सुनाई देती है। वह अब खुद ही बाहर तक आ चुकी थी और उसकी आंखें भी ठीक हो गई थीं। मिशा तुरंत दौड़कर अपनी माँ को गले लगाता है। उसकी माँ फिर से ठीक हो गई। वहीं सर्गेई और पाबेल भी चेक करके कंफर्म करते हैं कि अब एना को कोई समस्या नहीं है। सर्गेई इस पर बहुत खुश होता है और पाबेल का धन्यवाद करता है। सभी अब अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं। बोरिस को ढूंढने के बाद वे उसे प्रेयर रूम में बेहोश अवस्था में पाते हैं। पाबेल उसे चेक करता है और बताता है कि बोरिस को हार्ट अटैक आया है। अब यहाँ से बोरिस अपनी अंतिम बार अपने बेटे सर्गेई से कहता है कि खुदा ने उसे एन और एरिना को फिर से लौटा कर दिया है। अब से उसे दोनों का ध्यान रखना होगा। आखिर बोरिसा मर हो जाता है। उसने अपनी फैमिली को सरवाइव करने का एक मौका दे दिया। उस लेक का केबिन उसका खुद का था, इसलिए अब सभी निर्णय लेते हैं कि वे बोरिस की लाश वहां ले जाकर लेक में दफन करेंगे। सभी अपना सफर जारी रखते हैं। तभी वे रास्ते में लियोन की उल्टी हुई कार देखते हैं। लियोन जेनर की इन्फेक्शन के डर से अपनी पत्नी मरीना और बेटी पोलिना के साथ एक दिन पहले ही बाहर गया था। यहाँ पाबेल और सर्गेई देखते हैं कि कार पर खून के धब्बे हैं, मतलब किसी को चोट लगी थी, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। अब ये देखना बाकी है कि लियोन और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ। एक दिन पहले का दृश्य दिखाई देता है। जब लियोन कार लेकर लेक की तरफ जा रहा था, तभी मरीना का वाटर ब्रेक कार में ही हो गया। वह चिल्लाने लगी और इस ध्यान भटकने के बीच लियोन की कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार सड़क किनारे पलट गई। इस एक्सीडेंट में मरीना का बच्चा बच नहीं पाया। लियोन ने फिर सर्गेई की फैमिली को पीछे छोड़ने की गलती की। वह पैदल और जंगली रास्ते से आगे बढ़ता है। एक्सीडेंट में मरीना की हालत बहुत खराब थी और साथ ही वह अपने बच्चे को खोने के शोक में भी थी। वहीं पोलिना भी पैदल चलते चलते थक गई थी। तभी लियोन जंगल के बीच में एक केबिन देखता है। वह गन पॉइंट पर अंदर घुसने की कोशिश करता है। असल में यहाँ सिर्फ एक महिला अकेली रहती थी, इसलिए लियोन आसानी से उसे काबू कर लेता है और मरीना की बेटी पोलिना को कमरे में ले आता है। बाहर तो वे ठंड से मर ही रहे थे, इसीलिए वह जल्दी से घर के मालिक को बेसमेंट में बंद कर देता है और अपनी पत्नी को आग की गर्मी में सिकने देता है। स्थिति के अनुसार अब उसे अपने फैमिली के लिए ऐसा करना ही था। हालांकि पोलिना को यह पसंद नहीं आता और वह बेसमेंट में घर के मालिक को खाना और पानी देती रहती है। मरीना की मानसिक स्थिति अपने बच्चे को खोने के कारण बहुत खराब हो गई थी। पोलिना और लियोन इस बात को लेकर चिंतित थे कि मरीना के साथ अब क्या होगा। मरीना लगभग हेलुसिनेशन में होने लगी है। सोचती है कि उसका बच्चा अब भी बचा है। तीनों अब केबिन में रहने लगे हैं। बाहर वैसे भी वे कहीं नहीं जा सकते थे। एक दिन जब मरीना सोकर उठती है, तब घर का मालिक, जो बेसमेंट में बंद था, छल करके खुद को मरीना से मुक्त करवा लेता है। इसके बाद वह महिला उल्टा लियोन, पोलिना और मरीना को बेसमेंट में बंद कर देती है। लियोन यहाँ मरीना को समझाता है कि अब उनका बच्चा वापस नहीं आएगा, इसलिए उसे यह स्वीकार करना होगा। और इसी समय मरीना लियोन के सामने अपना सबसे बड़ा रहस्य उजागर कर देती है। असल में वह बच्चा लियोन का ही नहीं था। मरीना पहले एक डांसर रही थी, वहाँ बाद में वह प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे खुद भी पता नहीं था कि
बच्चे का पिता कौन है, क्योंकि बार में कई लोग आते थे। इसलिए उसने फैसला किया कि वह किसी बड़े आदमी को फंसाकर उसके साथ सेटल नहीं होगी। इस दौरान एक रात मरीना लियोन को बार में देखती है, जो अपनी पहली पत्नी यानी पोलिना की माँ की मौत के बाद दुख में शराब पी रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर मरीना लियोन को अपने प्यार में फंसा लेती है और उससे शादी कर लेती है। अब ये सच जानकर पोलिना और लियोन दोनों बहुत दुखी थे कि मरीना ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। फिर भी लियोन कहता है कि वह मरीना को इस स्थिति में अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे उसने उसके साथ जो कुछ भी किया हो। दूसरी ओर जब सर्गेई का ग्रुप लियोन की उल्टी हुई कार देखता है, तब वे उसे ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वह नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि लियोन अपनी फैमिली को लेकर किसी और गाड़ी से आगे चला गया है, इसलिए वे आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। हालांकि मिशा इस फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि उसे पोलिना की बहुत चिंता थी। मिशा अकेले ही पोलिना को ढूंढने निकल जाता है, ये जानते हुए कि पोलिना को तलाशना जरूरी है। तब अचानक एक बार फिर हमला होता है और पावेल उसकी ट्रीटमेंट करता है। अब सब लोग मिलकर उसे लेक की तरफ ले जाने लगे। यहाँ से उनके आगे का रास्ता काफी स्मूथ था और 2 दिन बाद वे फाइनली लेक तक सेफली पहुंच गए। सर्गेई कहता है कि उसके पिता बरिस का अंदाजा बिल्कुल सही था। इस लोकेशन पर बहुत कम लोग आ सकते हैं, हो सकता है आसपास 1-2 लोग हों, लेकिन 1000 किलोमीटर तक यहाँ आसपास कोई गाँव भी नहीं है, इसलिए वे सभी यहाँ सेफ रहेंगे। हालांकि मिशा अब भी गुस्से में था, क्योंकि वह जानता था कि पोलिना का फैमिली अभी यहाँ नहीं पहुंचा। अब वे पैदल लेक के बीच में बने एक बोट केबिन तक पहुंचे। यहाँ उनके पास नेचुरल पानी का संसाधन था और लेक से वे मास्क धोकर इस्तेमाल कर सकते थे। साथ ही बहुत सारा खाना और सप्लाई भी उन्होंने अपने साथ लाया था। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो देखा कि किसी ने उनका लॉक तोड़ दिया था। वे समझ गए कि किसी ने पहले यहाँ आकर रहना शुरू कर दिया है। अगर अब अंदर कोई नहीं था, मतलब कोई बाहर आग जलाने के लिए कट लेकर गया था। तभी उन्होंने अंदर किसी के आने की आवाज सुनी और सभी छुपकर अंदर आने का इंतजार करने लगे। असल में यह तो सिर्फ एक लड़का था और सर्गेई गन पॉइंट पर उसे कहता है कि यह असल में उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए उसे अब यहाँ से जाना होगा। सर्गेई उसे गन पॉइंट से ही लेक तक ले जाता है। अब उस लड़के को पता था कि लेक से बहुत दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, कोई घर भी नहीं है, मतलब वह वैसे भी ठंड में मर जाएगा। इसलिए वह बहाना बनाकर सर्गेई को मारने की प्लान बनाता है। हालांकि सर्गेई चालाक था और वह उसके अटैक करने से पहले ही उसे गोली मार देता है। उसे खुद भी बुरा लग रहा था कि उसके हाथों किसी का प्राण गया। वह वापस अपने परिवार के पास आता है। वह अपने पिता बरिस की बॉडी लेक के किनारे दफन कर देता है। बरिस ने उन्हें रास्ता दिखाया था जब वे कठिन परिस्थितियों में थे और अब यहाँ से सब मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं। वे जानते थे कि बाहर शायद बहुत कम लोग ही इन्फेक्शन से बचकर लौटेंगे, इसलिए वे सभी यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। हालांकि एरिना समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। जब एना इन्फेक्शन से बीमार थी, उसे लगता था कि सर्गेई फिर उसके पास लौट आएगा, लेकिन एना बच गई। दूसरी ओर सर्गेई अपने दोनों बेटे एंटोन और मिशा को लेक से मछली पकड़ना सिखाता है। अब सब कुछ शांत था। बाकी दुनिया में जो हत्या खराबी हुई उसका किसी को अंदाज भी नहीं है। हालांकि मिशा अभी भी पोलिना के बारे में चिंतित था। उसे डर था कि उनके साथ कोई गलती ना हो जाए। वे लोग यहाँ एक दिन पहले ही निकले थे, लेकिन यहाँ पहुँचने में कई दिन बीत चुके थे। लेकिन पोलिना का फैमिली अभी तक यहाँ नहीं आया। अगले दिन सुबह जब एरिना अपनी गाड़ी से सामान लेने गई, तब उसने देखा कि उनकी गाड़ी अब गायब थी। शुरू में सर्गेई को लगा कि किसी ने उनकी गाड़ी चोरी कर ली है, लेकिन बाद में उसने जाना कि घर से तो मिशा भी गायब था। एना ने बताया कि मिशा तो आज सुबह से, जब से वह सर्गेई के साथ मछली पकड़ने गया था, तब से ही गायब था। यह सुनकर सर्गेई और भी डर गया, क्योंकि वह तो आज मछली पकड़ने नहीं गया था। सभी जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जमा हुआ लेक के पास पहुंचे। वहां उन्हें बर्फ के टूटे हुए हिस्से में मिशा का स्कार्फ मिला। मतलब मिशा अकेला मछली पकड़ने गया था और बर्फ टूटने की वजह से वह ठंडे पानी में गिर गया। एना बहुत बुरी तरह रो रही थी। सर्गेई कोशिश कर रहा था कि कहीं मिशा को देखा जाए, लेकिन पानी में कोई बॉडी नहीं थी। सर्गेई रोते रोते एना से माफी मांगता है कि उसे मिशा को खुद के साथ मछली पकड़ने नहीं ले जाना चाहिए था। एना कहती है कि मिशा ने पोलिना के लिए चिंता की थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि वह खुद पानी में कूद गया। दूसरी तरफ वह गाड़ी दिखाई देती है जो सर्गेई के केबिन से गायब हुई थी। यहाँ पता चलता है कि उसमें वास्तव में मिशा था। वह पोलिना को ढूंढने के लिए ड्राइव कर वहाँ पहुंचा था जहाँ उनकी कार उल्टी हुई थी। वह पोलिना के बारे में चिंतित था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर पहले वह बर्फ तोड़ता है और अपना स्कार्फ वहीं छोड़ देता है, ताकि उनके घर वाले समझें कि वह मर गया है और उसे ढूंढने न आए। फिर वह गाड़ी लेकर वापस आता है। अब वह गाड़ी के पास जंगलों में घूमता रहता है ताकि कहीं पोलिना के फैमिली को ढूंढ सके। दूसरी तरफ पोलिना अपने फैमिली के साथ उस महिला के बेसमेंट में कई दिन से बंद थी। वह महिला जानबूझकर उनसे बदला लेती रहती थी। वह उन्हें पूरे दिन थोड़ी थोड़ी पानी देती ताकि वे न मरें। बीच बीच में वह लियोन को बांधकर उसे ठंड में लकड़ी काटने के लिए मजबूर करती थी और इसके बदले उसके फैमिली को सिर्फ खाने के लिए कच्चा मांस दिया जाता था। यहाँ लियोन अपनी बेटी पोलिना और पत्नी मैरिन के लिए सब सह रहा था। इतने दिनों की यातनाओं के बाद अब एक रात वह महिला लियोन को बैटरी से बांधकर उसे कष्ट देती है। उसके पास एक बंदूक भी थी। इस जंगल में उनकी चीखों की आवाज कई बार सुनाई देती थी।
रात होते होते मिशा पोलिना को ढूंढते ढूंढते इस केबिन की ओर आ गया। उसने रास्ते में पोलिना के कपड़े भी पाए और अब उसने जंगल में एक केबिन में रोशनी जलती देखी। मिशा बहुत खुश हुआ कि पोलिना का फैमिली यहाँ आ ही गया। मिशा खुशी में केबिन की तरफ दौड़ता रहता है। उसे याद आता है कि जब कोई उसे समझता नहीं था तब सिर्फ पोलिना ही थी जिसने उसे सहारा दिया था। लेकिन जब वह केबिन की तरफ दौड़ रहा था तभी वह एक ट्रैप में फंस जाता है। वह ट्रैप काफी मजबूत था। मिशा चाहे भी तो अपने हाथ से इसे तोड़ नहीं सकता था। अब वह अपनी एक बंदूक निकालता है जिसे उसने अपने पिता से चुरा लिया था और ट्रैप के चैन पर फायर करता है। यह वही समय था जब अंदर वह महिला लियोन को टॉर्चर कर रही थी। तभी वे बाहर से गोली की आवाज सुनते हैं और इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर लियोन बैटरी से बंधा होने के बावजूद उस महिला पर अटैक कर देता है। वह उस पर गोली चलाना चाह रहा था लेकिन खुद को छुड़ाकर लियोन आखिर में महिला के सिर पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। लियोन जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा खोलता है। पोलिना और मरीना को ऊपर ले आता है। अब मरीना रोते हुए अपने पति से माफी मांगती है। वे जल्दी से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि गोली की आवाज कहां से आई थी। वहां वे मिशा को बेहोश अवस्था में पाते हैं। वे समझ जाते हैं कि मिशा उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया है। अब लियोन जल्दी से मिशा को ट्रैप से बाहर निकालता है और उसके घाव का इलाज करता है। होश में आने के बाद मिशा उन्हें सब बताता है कि उनका ग्रुप उस लेक पर पहुंच गया है जहां वे आराम से रह सकते हैं। यहाँ लियोन मिशा का धन्यवाद करता है और वे अब मिशा की गाड़ी में बैठकर वहां चले जाते हैं। अब लियोन जाने से पहले घर के मालिक को बेसमेंट से बाहर निकाल देता है। वह उससे अपने साथ किए गए अन्याय का बदला ले सकता था लेकिन अब तक वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी पत्नी मरीना को माफ कर दिया। उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था लेकिन अब लियोन बदला लेने से रुक गया। वह केवल ऊपर वाले का धन्यवाद करता है कि उसका फैमिली अभी भी उसके साथ है। वे सभी जिंदा हैं। सभी मिलकर मिशा की गाड़ी से बर्फ साफ करते हैं। हालांकि अब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी लियोन एक पैर रखकर देखता है। उसे जेम मैकेनिक का भी काम आता था। वह गाड़ी स्टार्ट कर देता है। अब मरीना सभी के सामने अपने किए पर पछतावा जताना चाहती है। उसने किसी और के बच्चे को लियोन के ऊपर जिम्मा डाल दिया था जब वह अपनी पहली पत्नी की मौत में दुखी थी। हालांकि लियोन ने फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अब मरीना पादरी से सच्चे मन से लियोन से शादी करने की बात कहती है। पीछे से मिशा भी पोलिना को अपने प्यार का इजहार करता है और वे दोनों शादी की बात कहते हैं। वहाँ पादरी दोनों जोड़ियों की शादी कर देता है। यहाँ कोई मेहमान नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन एक बहुत ही साधारण शादी दोनों जोड़ियों के लिए बेहद खास थी। फिर रात में अचानक उनके केबिन के पास एक विस्फोट होता है। सभी बाहर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। दरअसल यह एक प्लेन था जिसके पायलट शायद इन्फेक्टेड हो चुके थे और यह प्लेन यहीं क्रैश हो गया था। वे प्लेन के मृत लोगों को देखकर समझते हैं कि अब भी बाहर की दुनिया बहुत ही खराब स्थिति में है। पाबेल तो और भी ज्यादा चिंतित था क्योंकि वह खुद डॉक्टर होने के बावजूद यहाँ शांति से जीवन बिता रहा था जबकि बाहर पूरी दुनिया के लोग मर रहे थे। अगले दिन सुबह वह सभी को इकट्ठा करता है और कहता है कि वह फिर से मैन सिटी जा रहा है। उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसने अपना उद्देश्य भूल गया था कि उसे लोगों की जान बचानी है। अब वह पहले ही जान चुका था कि उसके रक्त से इन्फेक्शन का एंटीडोट बनाया जा सकता है। इसलिए वह अब नेशनल लैब जाकर एंटीडोट बनाने का काम करेगा ताकि दुनिया को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। पाबेल सभी को गुड बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ लोग उसे देख रहे थे। असल में वह मिशा था जिसने लियोन के फैमिली को यहाँ लाया था। सैरगय दौड़कर मिशा को गले लगाता है। उन्हें तो लगता था कि मिशा मर गया था। सैरगय यहाँ से अपनी दो फैमिलीज एरिना और एना को साथ ले जाएगा। अब तो लियोन का फैमिली भी यहाँ पहुंच चुका है और वे सभी मिलकर लंबा समय तक शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। दूसरी ओर पाबेल एंटीडोट बनाने गया है। जब उसका एंटीडोट पूरे दुनिया में इस्तेमाल होगा और सब कुछ फिर से नॉर्मल होगा तब वह उन्हें यहाँ से लेने आएगा। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये मूवी यहीं खत्म होती है।